अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब धारावाही जो चालक होते हैं उसमें जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित 2 नियम हैं। मतलब किसी जो धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी दिशा अगर ज्ञात करेंगे तो कितने नियम से ज्ञात कर सकते हैं, तो 2 नियम से ज्ञात कर सकते हैं। पहला नियम का नाम क्या है, तो पहला नियम का नाम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो दाएं हाथ के हथेली का नियम है। और दूसरा जो है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ये 2 नियम के सहायता से जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो अब हम लोग दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या है, तो दाएं हाथ के हथेली का नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे हम लोग दाएं हाथ के हथेली को जो फैलाते हैं तो यह क्या है, और पहले उंगली का नाम याद कर लीजिए। इसका नाम अनुष्ठा है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा है, और ये अनामिका है, और ये कनिष्ठा है। 5 उंगलियां को आप सभी विद्यार्थी पहले नाम याद करेंगे, एक बार रिवीजन करते हैं। अनुष्ठा, और यह तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, और इसका नाम है कनिष्ठा। ये जो है 5 उंगली का नाम आप सभी विद्यार्थी पहले याद रख लीजिए। अब यहाँ दाएं हाथ को आपको ऐसा फैलाना है, जो अंगूठा होता है, यह अंगूठा जो होगा वह चालक की जो है दिशा, माने चालक के बहने जो धारा है इसकी जो दिशा होता है। और ये जो 4 उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र है, और यह जो बीच वाला होता है यहाँ पे जो होता है चालक पे लगने वाला बल को प्रदर्शित करता है। तो एक बार ध्यान दीजिए, अनुष्ठा धारा, और ये 4 जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र, और यह जो बीच में जो लगेगा तो उसका कहेंगे चालक पे लगने वाला बल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यदि हम अपने दाएं हाथ को पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा जो होता है वह चालक की धारा, अंगूठा क्या होता है चालक की दिशा, तथा फैली हुई जो अंगुलियां होती हैं वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो चालक पे लगने वाला बल हथेली के क्या होता है, लंबवत होता है। हथेली पर जो लंबवत होता है वही क्या हो जाता है, दाएं हाथ के हथेली का नियम कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि एक बार और रिवीजन करते हैं। ये चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, अनुष्ठा जो है धारा, और यह जो बीच में जो लगेगा चालक पे लगने वाला बल को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जो, तो इसे आप सभी विद्यार्थी पहले इसे नोट कर लीजिए कि यदि हम अपने दाएं हाथ को पंजा को पूरा फैलाते हैं, और अनुष्ठा जो होता है चालक में बहने वाली धारा होता है, और जो फैली हुई उंगलियां होती हैं वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती हैं, और चालक पे लगने वाला बल जो हथेली के लंबवत होती है, जो हथेली पे क्या करती है, धक्का देने की दिशा होगा। तो यह जो है नियम को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। बहुत आसान है, जैसे आप लोग पेचकस लेते हैं और ऐसे जो घुमाते हैं, तो जब यहाँ जैसे मान लीजिए आपका पेचकस है और इसको हम लोग को ऐसे मान लीजिए, हमको समझिए जैसे हमारे पेचकस है, इसको हम लोग को खोलना है, ऐसे नचाना है, ऐसे जब नचाएंगे तो यहाँ पे जो है नोक जो होता है, जो पेचकस का नोक होता है वह जो चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है, और जिधर हमारा हाथ घूमता है वह चुंबकीय जो क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्त पेंच का नियम है, इन्होंने क्या बताए थे, जब किसी पेंच को, मतलब पेंच जो रहता है, पेंच को पेचकस द्वारा कसा जाता है तो पेंच के नोक वैद्युतधारा की दिशा, जो नोक होता है वह क्या होता है, वैद्युतधारा की जो दिशा बताता है, और अनुष्ठा कसते समय जिधर घूमता है
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती हैं। यह नियम जो है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग पेचकस से पेंच को ऐसे कसते हैं तो जो नोक होता है जो कसने वाला जो नोक होता है वह चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है, और जिधर हमारा अनुष्ठा मतलब हमारा अंगूठा जो घूमेगा तो वह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। इसे आप सभी विद्यार्थी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को समझेंगे, जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है कि बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है बहुत ही आसान है। फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया, देखिए अब इस प्रकार फैलाया तो यह जो अंगुली होता है, यह जो अंगुली है यह बीच का अंगुली है, इसका नाम है मध्यमा। तो मध्यमा जो होता है चालक में बहने वाली धारा होता है, और यह जो अंगुली होता है इसका नाम है जो है तर्जनी, नाम है क्या नाम है, तर्जनी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगा, और ये अनुष्ठा है चालक पे लगने वाला बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया कि ये जो है अंगुलियां जो है एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाता हो। यहाँ से देखेंगे तो 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ से भी देखेंगे तो 90 अंश का कोण बन रहा है। तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया था कि ये जो अंगुलियां हो क्या हो, लंबवत हों, और यह जो मध्यमा अंगुली होता है चालक में बहने वाली धारा होता है, और तर्जनी जो अंगुली होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, और अनुष्ठा जो होता है चालक पे लगने वाला बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी विद्यार्थी, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया कि अंगुलियां एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र तथा अनुष्ठा जो होता है चालक पे लगने वाले बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का क्या नियम है। तो उनका जो नियम था बस समझना है, 3 अंगुली पे यह जो है धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चालक पे लगने वाले बल को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस नियम को नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लारेंज बल क्या होता है, मोस्ट आईएमपी है। तो यहाँ लिखेंगे लारेंज बल। लारेंज बल किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा भी समझेंगे, या इसका नियम भी समझ सकते हैं कि लारेंज बल में मतलब कौन सा सूत्र बना है, लारेंज बल का सूत्र क्या होता है। तो इसका पहले परिभाषा लिख लिया जाए। जब आवेशित चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को लारेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। किसे, F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। खड़ी पाई।
तो लॉरेंज बल की परिभाषा कितना आसान है। जब आवेशी जो चालक है किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। तो F बराबर होता है QVB साइन थीटा होता है। यह किसका सूत्र है, तो लॉरेंज बल का सूत्र है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस सूत्र को नोट कर लीजिए, और इसमें प्रतीक तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ F बराबर होता है लॉरेंज बल, क्या है, लॉरेंज बल है। और यहाँ लिख सकते हैं B का नाम है चुंबकीय क्षेत्र, क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र है। और V का नाम जो है चुंबकीय क्षेत्र होने के पास यहाँ V का नाम है वेग, नाम है वेग हो जाएगा। और Q का नाम जो है आवेश है, क्या नाम है, Q का नाम जो है आवेश। तो इतना जो नाम आप लोग को याद रखिए। अगर ये नाम आप लोग को याद रहेगा, प्रतीक याद रहेगा, तो न्यूमेरिकल हल करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो लॉरेंज बल का सूत्र QVB क्या है, साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन को समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम है। यह 100 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 5 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो यहाँ चुंबकीय बल की गणना करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे किसका किसका मान दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में पहला मान जो लिखेंगे आवेश Q का मान क्या है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जो है कूलाम है। यह किसका मान है, तो Q का मान है। और यहाँ पे जो है B का मान जो दिया गया है वह 1000 है, और मात्रक क्या है, न्यूटन है प्रति एम्पियर मीटर है। एम्पियर क्या हो जाएगा, मीटर। ये किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर जो है 30 अंश है। कितने अंश है, 30 अंश है। V बराबर कितना दिया गया है, 5 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। और यहाँ पे चुंबकीय बल F बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, मतलब F का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो F का सूत्र क्या होता है, तो अब F का सूत्र जो है लॉरेंज बल यहाँ पे लागू करेंगे, QVB साइन थीटा हो जाएगा। यह किसका सूत्र है, तो लॉरेंज बल का सूत्र है। अब इसमें मान को रख लेंगे। F बराबर Q का मान क्या है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। और V का मान क्या है, 5 गुणे 10 के पावर जो है 6 है। B का मान जो है 1000 है, और गुणे जो है साइन यहाँ हो जाएगा, और थीटा का मान जो है 30 अंश है। तो यह मान रखने के बाद से अब इसको सॉल्व करेंगे। तो F बराबर जो है यहाँ 1.6 के गुणा जो है 5 में करेंगे, तो 16×5 क्या होता है, 80 होता है। दशमलव लगा लेंगे तो 8.0 गुणे 10 के पावर, अब यहाँ 1 2 3 3 जीरो इसमें है, और 6 जीरो या 6 3 क्या हुआ, 9। तो यहाँ लिखेंगे -19 गुणे 10 के पावर 6 घात, और 3 घात इसमें का है, 6 3 9 घात होगा। और 37 का मान जो होता है 1/2 होता है। 37 का मान आप सभी विद्यार्थी क्लास 10 में पढ़े होंगे। अब ये 2 से जब 8 को काट देंगे तो F का मान क्या गया, 4 गुणे 10 के पावर, अब 9 घात में से 19 घात को घटा देंगे, तो 9 घात जो है प्लस है और 19 घात जो है माइनस है। तो 9 में से जब 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -10 हो जाएगा। और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो यहाँ किसका मान निकल गया, तो F का मान जो है निकल गया, कितना निकला, 4 गुणे 10 के पावर -10 न्यूटन आ गया। तो आज का जो क्वेश्चन बता, निर्वात के चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात के वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 में संबंध, मतलब μ0 और एप्सिलॉन 0 में क्या संबंध है, इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम सभी विद्यार्थी जानते हैं कि μ0 अपान क्या होता है, 4 पाई। μ0 अपान 4 पाई पिछले वीडियो में बताया गया था।
जिसमें बायो-सेवर्ट का नियम को बताया गया था। म्यू 0/4 पाई का मान क्या होता है? 10 के पावर -7 होता है। क्या होता है? 10 के पावर -7 होता है। और इसका जो मात्रक लिखना चाहेंगे तो मात्रक भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर क्या है? 1 है। यह किसका मान है? म्यू 0/4 पाई का मान जो है 10 के पावर -7 होता है। और यह पहला चैप्टर में बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। मात्रक किसका होता है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। यह जो है चुंबकीय चैप्टर का है और यह जो है वैद्युत जो हम लोग पहला अभ्यास जो पढ़े थे कूलाम का नियम में, यह जो हम दोनों मान हम लोग देखे थे। तो यह दोनों मान को आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। समीकरण 1 भागा समीकरण क्या करेंगे? 2 से। मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो अब यहाँ समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। समीकरण 1 क्या है? म्यू 0 क्या है? 4 पाई है। यह समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या किए हैं? भाग किए हैं। समीकरण 1 यहाँ पे क्या है? 10 के पावर -7 है, बटा है। और नीचे क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 के पावर 9। 9 गुणे 10 के पावर क्या होगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो सबसे जो नीचे रहता है वो कहाँ जाता है? सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच में चला जाएगा। तो ऊपर सबसे ऊपर क्या है? एप्सिलॉन 0 है। क्या है? एप्सिलॉन 0 है। तो यहाँ म्यू 0 है। तो म्यू 0 के पास कौन जाएगा? म्यू 0 के पास कौन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है ऊपर चला गया, बटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 का गुणा जब 4 पाई में कर लेंगे तो क्या बनेगा? 4 पाई हो जाएगा, बराबर। ये -7 घात है, नीचे आएगा तो प्लस घात हो जाएगा। तो 1/9 गुणे 10 के पावर, पहले 9 था और इसमें 7 आकर के इसमें जुटेगा तो 9 7 क्या हो जाएगा? 16। यहाँ 16 घात हो जाएगा। -7 नीचे आएगा प्लस होगा, 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसे काट देंगे। 4 पाई से 4 पाई को क्या करेंगे? काट देंगे। अब बचेगा क्या यहाँ पर? तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बचेगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 1/9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर, और यहाँ लिखेंगे 8 का क्या लिख सकते हैं? वर्ग लिख सकते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। और 8 दूनी क्या होता है? 16 हो जाएगा। तो यह किसका मान है? तो 3 गुणे 10 के पावर 8 जो है सी का मान है। प्रकाश का चाल का मान क्या होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे अगला लाइन, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा सी का स्क्वायर। ये सी कैसे बन गया? क्योंकि ये प्रकाश का चाल का मान है। प्रकाश का चाल का मान क्या होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। तो यह बन गया सी, तो सी का स्क्वायर हो गया। तो ये लाइन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? म्यू 0 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 1/c हो जाएगा। तो यह जो संबंध आया है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लें। यहाँ का जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो है वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का जो है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का अगर मान पूछा जाएगा तो 1/c² कहेंगे। और अंडर रूट म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का मान पूछा जाएगा तो 1 जो है c नोट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? अब मात्रक निकालेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं क्या हो जाएगा? बीमा कैसे निकाला जाएगा? तो मात्रक भी सीख जाइए और इसका जो बीमा जो वैकल्पिक क्वेश्चन में हमेशा यह पूछा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 कितने के बराबर होते हैं? तो 1 जो है c² के बराबर होता है। अब यहाँ लिखेंगे म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक। अब मात्रक बराबर क्या हो जाएगा?
1/c² का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखेंगे c का मात्रक क्या है, तो 1 और c का जो मात्रक होता है मतलब चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब हो गया तो यह सेकंड का मीटर का स्क्वायर भी हो जाएगा, सेकंड का भी। जो स्क्वायर जो है ये अंदर जाएगा तो मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर होगा। तो 1 अगला लाइन लिख लेंगे मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है सेकंड स्क्वायर जो है सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड का स्क्वायर प्रति मीटर का स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं कि सेकंड प्रति मीटर कोष्टक बंद करके लिख सकते हैं स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो क्या निकला, सेकंड प्रति मीटर का स्क्वायर आ गया। अगर इसका बीमा निकालते हैं तो यहाँ लिख लेंगे μ0 एप्सिलॉन 0 का बीमा। अब बीमा क्या होगा, बराबर तो सेकंड का बीमा क्या होता है, टी होता है। और यहाँ पे जो है वर्ग है तो वर्ग का लेंगे बटा, और लंबाई मीटर का बीमा क्या होता है, यल, मतलब लंबाई का बीमा जो है यल होता है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर का लेंगे क्योंकि सेकंड का बीमा टी मतलब समय का बीमा टी है और लंबाई का जो बीमा क्या होगा, यल होगा। अब यह जो है यल जो है अंदर जाए, यल के ऊपर जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर टी का स्क्वायर। अब बटा क्या बन जाएगा, नीचे यहाँ लिखेंगे यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह यल स्क्वायर जो है अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस घात है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यल के ऊपर -2 हो जाएगा, टी पर जो है 2 घात होगा। तो यहाँ यल के ऊपर -2 और टी के ऊपर को कितने घात होगा, 2 घात होगा। यह जो है किसका बीमा निकल गया, μ0 और क्या है एप्सिलॉन 0 का जो है गुणनफल का जो है बीमा निकल गया। तो यह बीमा आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे, मात्रक भी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का निगमन तथा एम्पियर की परिभाषा। तो अब यहाँ पे जो है यह सूत्र का निगमन किया जाएगा, लेकिन यहाँ 2 समांतर चालक हैं। कितने समांतर चालक हैं, 2 समांतर चालक हैं। पहले चालक में I1 धारा बह रहा है और दूसरे चालक में जो है I2 धारा बह रहा है, और दोनों चालकों के बीच की दूरी क्या है, R है। और यहाँ पे अगर चालकों की लंबाई देखा जाए तो चालकों की लंबाई जो है यल है। चालकों की लंबाई क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर लंबाई लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लंबाई क्या है, यल है। तो अब यहाँ पे माना लिखेंगे, तो माना लिखने के बाद से ही सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना, आपसे विद्यार्थी भी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, माना यल लंबाई के 2 सीधे एवं समांतर सीधे एवं समांतर निर्वात मतलब हवा, निर्वात में रखे तो तारों के बीच दूरी क्या है, R है। तो पहले तार में बहने वाली धारा क्या है, I1, तथा I1 के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का इसमें फार्मूला क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या बनेगा, तो समांतर जो है चालक में मतलब एक सीधा धारावाही चालक में अगर बहने वाला जो धारा I1 हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन बताया जा चुका है। μ0 अपान होता है 2 पाई I बटा क्या होता है, R होता है, लेकिन यह पहले चालक में है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1। तो B बराबर क्या गया, μ0 बटा 2 पाई I1 बटा क्या हो गया, R हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे चालक पर
दूसरे तार लिख सकते हैं और चालक भी लिख सकते हैं। दूसरे तार पर लगने वाला बल, अब दूसरे चालक पर लगने वाला बल, तो बल का सूत्र क्या होता है? तो चालक पे लगने वाला बल का सूत्र जो है बताया जा चुका है। F बराबर होता है आई होता है BL साइन क्या होता है? थीटा होता है। यह बराबर IBL साइन थीटा होता है। अब ये दूसरे चालक पर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? I2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? I2। अब यहाँ F बराबर बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे I2 और B का मान जो है ऊपर निकला है, इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं। अब यहाँ B का मान रख लेंगे, क्या है? म्यू 0 अपान क्या है? 2 पाई है, और क्या है? I1 बटा क्या है? R है, और उसके बगल में क्या है? L है, साइन थीटा है। अब इसको क्रम से लिख लेंगे, तो क्रम से कैसे होगा? F बराबर बनेगा म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 बटा R L साइन थीटा। तो यह जो सूत्र आया है यह क्या है? दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला जो है बल का यह सूत्र है। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, बहुत आसान विधि से बताया गया है। अब हम यहाँ पे एम्पियर की परिभाषा अब यहाँ नोट करेंगे कि एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाया जाएगा। तो एम्पियर की परिभाषा बनाने के लिए पहले कुछ माना लिखना पड़ेगा। तो एम्पियर की परिभाषा जो है, अगर इसमें धारा जो है I1 बराबर I2 बराबर जो है 1 एम्पियर ले लिया जाए, मतलब धारा इसमें जो है 1 एम्पियर हो, और जो लंबाई है L बराबर जो है 1 मीटर हो जाए, लंबाई 1 मीटर हो जाए, और R बराबर जो है यहाँ पर जो है R बराबर भी 1 मीटर हो जाए, और थीटा बराबर जो है यहाँ पर 90 अंश हो जाए। अब इतना मान को पहले नोट कर लेंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे तो I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर, और थीटा बराबर 90 अंश। अब नोट करने के बाद से इसमें मान को रखेंगे, I1 के जगह पे, I2 के जगह पे, R के जगह पे, L के जगह पे, थीटा के जगह पे, यह मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। अब इसमें मान को क्या करेंगे? पुट करेंगे, रखेंगे। तो म्यू 0 अपान क्या हो गया? 2 पाई हो गया। I1 का मान कितना है? तो I1 का मान जो है 1 रखेंगे, I2 का मान भी 1 रखेंगे, L का मान 1 रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का मान 90 अंश रखेंगे। तो F बराबर क्या बनेगा? म्यू 0 अपान हो जाएगा 2 पाई, और 1 में का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? 1, और बटा में 1 है, और साइन 90 अंश का मान भी क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ से जो है 1 से 1 जो कट जाएगा तो 1 होगा, गुणा कर लेंगे तो टोटल मान आ गया F बराबर जो है म्यू 0 अपान क्या आ गया? 2 पाई आ जाएगा। अब म्यू 0 अपान 2 पाई कितने के बराबर है? तो F बराबर जो है म्यू 0 अपान 2 पाई जो बराबर होगा यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर क्या है? -7 के बराबर है। अब यहाँ पे जो है मान रखेंगे। अब जो आया है F का मान 2 गुणे 10 के पावर -7 आ गया है। तो यहाँ पे जो ये मान निकला है, अब यहाँ पे एम्पियर की परिभाषा लिख लेंगे। अब तो अब यहाँ परिभाषा बनेगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वैद्युत धारा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह वैद्युत धारा है, वह वैद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा क्या लिख सकते हैं? वायु में परस्पर कितने दूरी पे? 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की क्या हो? दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखी लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार
की प्रति लंबाई पर 2 गुणे 10 के पावर -7, ये जो निकला है 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा जो कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर कितनी दूरी पर 1 मीटर, आर का मान कितना रखे हैं, तो आर का मान जो इसमें 1 मीटर रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे आर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो रिजरेखी मतलब सीधा जो 2 समांतर रेखाएं थे, 2 रिजरेखी लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति लंबाई मतलब लंबाई जो है 1 मीटर हो पर 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिए, 2 बार पढ़िएगा, निश्चित ये परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो ये परिभाषा यहाँ से ऊपर से जो माना गया है, जो मान जो रखें इसी से परिभाषा को लिखा गया है। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।